पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ। जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूंगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कवि अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे, लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे? भोजन कैसे ढूंढेंगे? ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं। सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है। वो छुप के बैठता है झाड़ियों में, वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया। उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे कुछ दो ना। जा जग्गू, चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं ऊपर के पेड़ों पे, तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती, मुझे भोजन ला के दें, जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो, कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया। जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गौरी कवि के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ। अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है, पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो। मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं, डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर बेहोश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहां से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी, लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ कर दे मम्मा, मुझे माफ कर दे। ना मैं आपको भोजन के लिए जिद करती और ना आपका ये हाल होता। खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था। बस कौवा और रानो चिड़िया वहां से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है। तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवियां लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया।
शेर जी, मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी, आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की जरूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे। शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहां से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों, हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो। हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं। तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ? चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहां से चली जाती है और वहां आ जाती है जहां सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुंच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो, लेकिन आपको भी वचन देना होगा। आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ, मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नजर से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। सभी पक्षी और जंगल के जानवर खुशी खुशी और आजादी के साथ अपना भोजन ढूंढते और रहते थे। आज फिर रानो चिड़िया टोकरी भरवा के किसान की पत्नी से ले जाती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी क्योंकि इतनी तेज बारिश में भी उसे भोजन की चिंता ना थी। भोजन से भरी हुई टोकरी वो लेके अपने बच्चों के पास चली जाती है। मैं ले आई, मैं इतनी तेज बारिश में भी अपने बच्चों के लिए भोजन ले आई। देखो, हर तरह की चीज है। अरे वाह रानो, आपने तो कमाल कर दिया। आज भी आप इतनी मजे मजे की चीजें ले आई। बारिश में भी हमें कोई चिंता नहीं। बच्चों के पापा, आप बच्चों को भोजन खिलाइए। ये खुश्क दाना मैं गोरी कवि और कालू को दे आती हूँ। फिर वो सूखा दाना उठा के गोरी कवि और कालू कवि के यहाँ आ जाती है। गोरी बहन, ये दाना खा लीजिए। किसान की पत्नी के घर से आज मैं जो लेके आई थी उसमें से दाना आपको देने आई हूँ। मुझे पता था कि इतनी तेज बारिश में भी हमारी रानो बहन हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। रानो, मैं तो तुम्हारे भाई कालू से कह रही थी, क्या रानो ने हमारा ठेका उठा लिया है कि रोज ही हमें वो दाना दे? लेकिन देखो तो तुम आज भी लेके आई हमारे लिए दाना। हाँ गोरी बहन, मुझे बहुत सारा भोजन देती है किसान की पत्नी, इसलिए मैं अपने हमसाओं में भी बांट देती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी और कालू वो दाना खा लेते हैं। रानो तेज बारिश में वापस घर जा रही होती है कि रास्ते में वो दो लोगों को कबूतर के घर के बाहर बैठा दरवाजा खटकाते हुए देखती है। रानो चिड़िया वहीं एक पेड़ की डाल पे बैठ के सब देखने लगती है। कबूतर अपने घर से दरवाजा खोलने के लिए बाहर आता है। कबूतर भाई, क्या आज रात हम दोनों आपके घर में गुजार लें? हमारा घर टूट गया है बारिश में। मिठू, मेरा तो खुद का घर बहुत कमजोर है और मैं तो डरा हुआ हूँ कि इतनी तेज बारिश है, कहीं गिर ही ना जाए मेरा घर। मैं नहीं रख सकता तुम्हें। मुझे जाना होगा, मुझे इन पक्षियों की मदद करनी होगी, बारिश बहुत तेज है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया उड़ के उनके पास आ जाती है।
मिट्ठू भैया, बारिश बहुत तेज है, आपका घर टूट गया है, मुझे सुन के अफसोस हुआ। पास ही मेरा घर है, आप लोग आइए मेरे साथ। रानो बहन, आप बहुत अच्छी हो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर रानो चिड़िया उनको लेके अपने घर की तरफ उड़ती है। बहुत जल्द वो अपने घर में पहुंच जाती है। बारिश रुकने तक आराम से आप यहीं पे रहिएगा, अब आप बैठिए, मैं आपके लिए दाना लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया उनको दाना देती है। रानो बहन, आप भी खाइए। फिर वो तीनों मिलके सूखा दाना खा लेते हैं। कालू, मुझे ये बताओ, कब तक ये मज़े करती रहेगी? किसान की पत्नी से सारा भोजन यही ले आती है, हम भी तो इसी जंगल के पक्षी हैं। गोरी, इतनी लालच भी मत करो, वो हमें भी तो ला के देती है भोजन। इतनी तेज बारिश में भी हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। तुम आलसी को तो बस यही है ना कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं जाऊंगी और अब कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि किसान की पत्नी कल से सारा भोजन हमें ही देगी। चलो तुम मेरे साथ। गोरी और कालू तेज बारिश में उड़ते हैं। वो जल्द ही इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं और किसान की पत्नी के घर की छत पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी मुंह हाथ धो रही होती है और उसका कंगन साथ ही दरवाजे के पास पड़ा होता है। कालू और गौरी छत पर बैठ के ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से कालू चुपके से उड़ता है और कंगन के पास आके बैठ जाता है और फिर वो उस कंगन को चुरा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कंगन चुरा के वो दोनों अपने जंगल अपने घर पे आ जाते हैं। अब चलेगा पता। अब मैं देखती हूँ कैसे देती है किसान की पत्नी टोकरी भर भर के उस छोटी चिड़िया को। हाँ, अब चिड़िया बनेगी बुरी किसान की पत्नी की नजर में और हम दो बनेंगे अच्छे। कल से सारा भोजन हमारा हुआ। मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था। कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूं परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से। ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे। माँ जी, हम बहुत अच्छे कवि हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन ही पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिट्ठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है। फिर मिट्ठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी, आप उस चिड़िया पे शक ना करें, वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है। उसने हमेशा मुश्किल में हम सब की मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है। सुंदरवन जंगल में यूं तो बहुत से पक्षी थे, लेकिन उस तोते की बात कुछ अलग थी। वो आधा लाल और आधे हरे रंग का तोता था।
वो तोता इतना सुंदर था कि सारे ही पक्षी उससे दोस्ती करना चाहते थे। अरे तोते भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम बहुत सुंदर हो। मैंने आज से पहले इतना सुंदर तोता कभी नहीं देखा। अरे कबूतर भाई, आपका घर किधर है? मेरा घर तो बहुत दूर है यहाँ से। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं इस जंगल में नया आया हूँ और मैंने अभी अपना घर भी नहीं बनाया। क्या मैं आपके घर में कुछ दिन रह सकता हूँ? अरे हाँ तोते भाई, कौन सा ऐसा पक्षी होगा जो तुम जैसे खूबसूरत तोते से दोस्ती नहीं करना चाहेगा। इतनी मोटी मोटी आंखें और लाल लाल चोंच, लाल और हरे रंग का क्या कॉम्बिनेशन मिला है तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत सुंदर हो। ऐसे कबूतर खुशी खुशी उस तोते को अपने घर ले आता है। वो तोते की खूब सेवा करता है, उसे तरह तरह के भोजन खाने को देता है। उसने तो उसे रहने के लिए अलग से कमरा दिया था। खूब सारी सेवा करने के बाद वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आ जाते हैं। रात भी हो जाती है। वो दोनों बातें कर रहे थे। देखा पत्नी जी, कितना खूबसूरत दोस्त है मेरा। पूरे जंगल में इतना सुंदर तोता किसी ने कभी देखा होगा क्या? मेरे दोस्त की तो वाह वाह हो जाएगी। जी जी पति जी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर तोता देखा ही नहीं कभी। कर लो मेरी तारीफें कर लो, कुछ देर में पता चलेगा। कुछ देर में वो पति पत्नी सो जाते हैं और तोता तो बैठा सारी रात से जाग रहा था। वो तो चोरी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो सोते हैं, तोता चुपके से उनके कमरे में आता है और साथ पड़ी हुई अलमारी खोलता है। अलमारी में तो उसे एक सोने का बहुत ही सुंदर हार दिखता है। वो चुपके से हार उठा लेता है और वहां से फरार हो जाता है। सुबह भी हो जाती है। अलमारी खुली देख के वो पति पत्नी समझ जाते हैं कि चोरी हो चुकी है। उनका रोना धोना तो पूरा जंगल सुन रहा था। मैंने उस पे एतबार किया, ये क्या हो गया? आपकी दोस्ती के चक्रों में मेरे दहेज का सबसे कीमती हार चला गया। मेरी माँ का दिया था। इधर तोता तो चोरी करने के बाद रात ही रात दूसरे जंगल में फरार हो जाता है। वो दूसरे जंगल में बैठा होता है कि वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही होती है। तोता बैठा उस चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे अरे चिड़िया बहन, इधर आओ। बात ये है चिड़िया बहन, मैं इस जंगल में नया हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरा अपना कोई घर नहीं है। क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? देखिए तोते भैया, आप बहुत सुंदर तोते हैं। मैं मदद करूंगी आपका घर बनाने में। अगर आप नए आए हैं तो क्या हुआ, मैम और आप मिलके अच्छा सा घर बनाएंगे। अरे नहीं, मुझे कोई किस्म का घर नहीं बनाना अपना। मुझे बस आप अपने घर में रहने दीजिए। अरे तोता भैया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं रख सकती, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ घर बनाने में। तोता रानो चिड़िया को आंखें निकाल के देखता है और वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। अरे ये तोता इस जंगल में रहना भी चाहता है, लेकिन फिर अपना घर भी नहीं बनाता। कहीं ये चोर तो नहीं? नहीं, मैं भी क्या सोचने लग जाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। गौरी कवि तोते के पास आके बैठती है। वाह वाह वाह, क्या सुंदरता दी है ऊपर वाले ने तुम्हें। एक हमारे जंगल का तोता है, मोटी चोंच वाला, एक आंख निभाता मुझे, और एक तुम हो। कितने सुंदर हो। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं इस जंगल में नया आया हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? वैसे आप भी बहुत सुंदर हो। इतनी प्यारी काली कवि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। आप दोस्ती करोगी मुझसे? गौरी कवि ने तो पहली बार अपनी इस तरह से तारीफ सुनी थी। वो तो तुरंत ही उसे अपने घर ले आती है। अरे खाओ खाओ तोते भाई, खाओ, पेट भर के खाओ। इतना सुंदर तोते से हमारी दोस्ती हुई है, खाओ। वो दोनों पति पत्नी तोते को बहुत सा भोजन देते हैं, लेकिन तोता वहाँ पर भी चोरी करता है। जैसे ही वो सो जाते हैं तो तोता चोरी करके भागने की कोशिश करता है। वहीं घर के बाहर रानो चिड़िया बैठी होती है। गौरी की पड़ोसन रानो को रात को नींद नहीं आ रही थी। जब वो देखती है कि तोते के पंख में हार होता है सोने का, तो वो तुरंत ही समझ जाती है कि तोता चोरी करके भाग रहा है। रानो चिड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर, तोता चोर है, तोता चोर है। चिड़िया का शोर सुन के सारा जंगल इकट्ठा हो जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन चिड़िया पुलिस को बुलवाती है। पुलिस भी आ जाती है। थोड़ी सी मार पड़ने पे तोता सब बता देता है।
तोता तो सिर्फ हरे रंग का तोता था, लाल तो उसने रंग किया हुआ था। उसको जेल हो जाती है और वो जेल में ही रहता है। अरे कुकू बेटा, अब बस भी कर दो, कितनी देर से तुम बारिश को देख रहे हो। माँ, असल में तो ये बारिश मुझे किसी बात की याद दिला रही है। आपको याद है कि जब पापा जिंदा हुआ करते थे, जब भी बारिश होती थी पापा हमारे लिए पकोड़े लाया करते थे। मैं इस दरवाजे में इसलिए देख रहा हूँ, मुझे यूँ लगता है कि यहाँ से पापा आएंगे और पापा के हाथ में हमारे लिए पकोड़े होंगे। माँ, कितना अच्छा वक्त हुआ करता था, पापा हमसे कितना प्यार किया करते थे और वो हमारा कितना ख्याल रखते थे, है ना माँ, आपको याद है? हाँ कुकू बेटा, मुझे सब याद है। आप दुखी मत हो, मैं अभी जिंदा हूँ, आपकी मम्मा अभी जिंदा है। आपको पकोड़े खाने का मन हो रहा है, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए पकोड़े लेके आती हूँ। आपके पापा होते थे तो वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब आपके पापा ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ, मम्मा तो है ना। मेरे बच्चे कुकू, कभी भी दुखी मत होना, मम्मा आपके साथ है। इस बात को हमेशा याद रखना कि पापा नहीं है लेकिन मम्मा आपके साथ है। अब आप यहाँ रुको और मैं आपके लिए कहीं से पकोड़े लाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा दुखी मन के साथ, रोती हुई आंखों के साथ पारो चिड़िया अपने बेटे के लिए पकोड़े लाने के लिए उड़ जाती है। सारे गम अपने दिल में लिए एक मम्मा पक्षी अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ी कवि बारिश में भीग रही होती है। तिनकुन के घोंसले में वो खुले आसमान तले बैठ के भीग रही होती है। अरे ये बारिश तो बहुत तेज है, मेरी बूढ़ी हड्डियां इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई बचाओ मुझे। ऐसे ही मदद की दुहाइयां देते हुए वो बूढ़ी कवि, बेआसरा कवि बेहोश हो जाती है। पारो जो पकोड़े लेने के लिए जा रही होती है, उसकी नज़र उस बूढ़ी कवि पर पड़ती है तो वो फौरन ही उड़ते हुए उस कवि के पास आ जाती है। अरे बाप रे, ये कौन है और बेहोश कैसे हो गई ये? माँ जी उठिए माँ जी, लगता है इन कवि को होश ऐसे नहीं आएगा, मुझे इनको घर ले जाना होगा। फिर पारो उस कवि को उठा के अपने घर ले आती है। थोड़ी देर बाद उस कवि को होश आ जाता है। माँ जी, मुझे आपके घोंसले में बेहोश मिली थी, मैं इसलिए आपको उठा के अपने घर ले आई हूँ। माँ जी, आप कहाँ रहती थी, कौन है आप, क्या आपका कोई अपना है, मुझे कुछ तो बताइए ना। फिर पारो चिड़िया उस कवि के लिए भोजन लेके आती है। भोजन खाने के बाद भी वो कवि पारो के आगे कुछ नहीं बोलती और चुप ही रहती है। अगले दिन सुबह को पारो चिड़िया अपनी टैक्सी लेके चलाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, आखिर वो बूढ़ी कवि कौन है और वो बिल्कुल तन्हा कैसे रहती हैं अपने घर में। और देखो, घोंसले में तो वो बेहोश पड़ी थी लेकिन कोई भी उनका अपना नहीं आया। इस माँ जी को किस तरह से बात करवाऊँ, ये तो कुछ बोलती ही नहीं, कौन है, कहाँ हैं इनके अपने। वो ऐसे ही मन सोच रही होती है कि उसे एक तोते की सवारी मिल जाती है जिसे दूसरे जंगल में जाना था। वो तोते को लेके दूसरे जंगल में चली जाती है। अपने पति के मरने के बाद पारो चिड़िया अपने पति की टैक्सी चलाया करती थी। लीजिए तोते भैया, दूसरे जंगल में आपका स्टॉप आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, ये लो तुम्हारे 50 रुपए, अब मैं चलता हूँ। तुम बहुत मेहनती चिड़िया हो, ऊपर वाला तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से सवारियाँ उठाते उठाते यहाँ शाम हो जाती है। पारो चिड़िया कहती है, चलो, सारा दिन काम करने के बाद अब यहाँ पर शाम हो गई है, अब अपने घर जाती हूँ। पता नहीं माँ जी किस हाल में होंगी, काश के माँ जी का कोई अपना मुझे मिल जाता ताकि मैं माँ जी को उसके घर में ही पहुँचा देती। अभी वो यही सोच रही होती है कि उसे 2 सवारियाँ और मिल जाती हैं। चिड़िया बहन, शाम होने को है, हमें जल्दी से दूसरे जंगल ले चलो। हाँ चिड़िया बहन, हम बहुत जल्दी में हैं, हमें जल्दी से ले चलो। दाम की फिक्र ना करो, जितने चाहे तुम दाम ले लेना, बस हमें दूसरे जंगल पहुंचा दो। इस तरह से वो उसकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। माँ जी तुम्हारे कारण ही गई हैं, ना तुम इतना शोर डालती ना मैं अपनी माँ जी को घर से निकालता, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। बस कर दो कालू जी, मैं तो खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी तेज बारिश होगी और माँ जी अपने घोंसले से ही चली जाएंगी। अब हम तो कितनी देर से ढूंढ रहे हैं उन्हें।
पारो उन दोनों की बातें सुन के तुरंत समझ जाती है और वो उन्हें सीधा अपने घर में ले चलती है। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दें, मैंने तो सिर्फ आपको घर से जाने को कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी तेज तूफान आ जाएगा और आप तो वहाँ घोंसले से ही चली जाएंगी। अब आप कैसी हैं माँ जी? मुझे चिड़िया बहन ने सब बता दिया था कि आप बेहोश हो गई थी। हाँ माँ जी, मुझ पर गुस्सा कर लें, मुझे मार पीट ले, लेकिन अब आप हमारे साथ घर चलें, फिर से कभी ये गलती नहीं होगी माँ जी। अपने घर चलें माँ जी, मेरी प्यारी माँ। माँ जी देखें, आपके अपने बेटा और बहू आ गए, अब तो आप कुछ बोल दें, आप तो कल से खामोश ही हैं। मैं ना कहती थी आपको आपके अपने जरूर लेने आएंगे। बस फिर क्या था, कालू कौवा और गोरी कवि अपनी माँ जी को लेके वापस घर आ जाते हैं और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी भी उनको अपने तहे दिल से माफ कर देती है। कालू मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा और है भी कोई नहीं, आइंदा मुझे मत निकालना। मेरी प्यारी माँ जी, मुझे शर्मिंदा ना करें, आइंदा मैं मर तो सकता हूँ लेकिन आपको घर से नहीं निकालूंगा माँ जी। मुझे पता चल चुका है कि माँ बाप के सिवा कोई भी इतना सच्चा रिश्ता नहीं होता। अब मुझे माफ कर दें माँ जी, आइंदा से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दें, मुझे भी सही पता चल चुका है कि अपनी माँ जैसी ही होती है सासू माँ भी। माँ जी आइंदा मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दें। इधर कुकू और उसकी माँ पारो चिड़िया बहुत उदास थे क्योंकि उनका बहुत दिल लग चुका था कवि के साथ। कुकू तो बिल्कुल उसे अपनी नानी ही मानता था और वो बहुत उदास था। अपनी माँ के साथ लग के वो बहुत रोता है। मम्मा, ना तो मेरी कोई दादी है और ना ही नानी है, मुझे तो ये कवि नानी बिल्कुल अपनी नानी सी ही लगती थी, अब वो भी चली गई हैं। मम्मा, आप मुझे मिलाने के लिए उनके पास ले चलेंगी ना? मेरा उनके साथ बहुत मन लग गया था, मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ। मैं तो खाना भी कवि नानी के साथ ही खाता था। मम्मा, मुझे उनके पास ले चलेंगी ना आप? हाँ मेरे प्यारे बेटे, उदास तो मैं भी उनके बिना बहुत हूँ, मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी। कल हम उनके पास चलेंगे। आज जब मैं टैक्सी चला के वापस आऊंगी तो मेरे पास अच्छे पैसे होंगे। कल फिर हम उनके लिए कोई तोहफा भी लेके जाएंगे और उनके पास से हो आएंगे। मुझे कालू भैया ने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया था, मैं आपको मिलवा आऊंगी और वो आपकी नानी जैसी ही हैं, आप उन्हें नानी ही कहा करो। मैं बहुत खुश हूँ कि उनको उनका परिवार मिल गया और मुझे मेरी माँ, तुम्हें तुम्हारी नानी मिल गई। फिर कुकू सो जाता है और पारो चिड़िया भी अपनी सारे दुख और अपनी सारी परेशानियों को अपने अंदर समा के बैठे बैठे ही सो जाती है। इस तरह से रात हो जाती है। ये थी एक माँ की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।